इस वक्त देश में कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है क्योंकि देश के दो बड़े इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एक क्लैशिंग सिचुएशन है। दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के बीच में हमें भारी तनाव देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से कोलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए, तो मौका मिलते ही तुरंत जुडिशरी की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि जजेस के अपॉइंटमेंट के इस सिस्टम को बदलना चाहिए, यानी कि कोलेजियम सिस्टम में बदलाव की इच्छा जताई गवर्नमेंट ने। तो जुडिशरी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम सिस्टम जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि जुडिशरी अपने अधिकारों का एंकरोचमेंट कर रही है, यानी कि सरकार के कामकाज में बेवजह दखलंदाजी कर रही है। तो जुडिशरी ने कहा कि सरकार कोलेजियम की सिफारिशों को टाइमली अप्रूव नहीं कर रही है, उसको कंसीडर नहीं कर रही है। तो इस पर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि कोलेजियम की सिफारिशों पर काम नहीं किया जा रहा है तो वो उसको फाइल भेजना ही बंद कर दे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के बीच में इस समय भारी रस्साकशी है, दोनों ही तरफ से कमेंट्स एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन हालांकि पहली बार देश में नहीं आई है, इससे पहले भी कई मौकों पर हमने देखा कि दोनों ही इंस्टीट्यूशंस आमने सामने आई है, स्पेशली पार्लियामेंट और जुडिशरी आमने सामने खड़े हुए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पर तो काम किया गया है, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण होने से रोकने के लिए इंस्टीट्यूशंस तो बनाए गए, लेकिन एक स्पेसिफिक वे में डिवीजन ऑफ पावर नहीं किया गया, यानी कि एक स्थायी रूप से शक्तियों का बंटवारा जो है वो नहीं किया। तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही इंस्टीट्यूशंस आमने सामने आ जाते हैं। इस वक्त दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्लैशिंग का मेन रीजन है, यानी कि बोन ऑफ कंटेंशन है कोलेजियम सिस्टम। यानी कि गवर्नमेंट का मानना है कि कोलेजियम सिस्टम में बदलाव होना चाहिए और इसकी जगह पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जुडिशरी का मानना यह है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है और इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और इसके लिए जजेस के अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस जो है वो अंडर द जुडिशरी होना चाहिए, यानी कि अंडर द सुप्रीम कोर्ट ही होना चाहिए और इसके लिए इसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट का मानना यह है कि जुडिशरी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में भी विल ऑफ पीपल शो होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का ट्रू मीनिंग ही है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ने 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इंट्रोड्यूस किया था बाय द वे ऑफ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 99th अमेंडमेंट करने के बाद इस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि 2015 में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में इसी एक्ट के बारे में, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेसी के बारे में, और हम जानेंगे कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस बेसिस पर डिक्लेयर किया, उसके बाद ये सही था या गलत था, इस एक्ट को आना चाहिए था या नहीं, इसके बारे में आप अपने अपने स्तर पर राय दीजिएगा। लेकिन हम फिलहाल में बात करेंगे अबाउट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और उससे पहले फीचर्स ऑफ एनजेसी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनजेसी की, तो ऐसा नहीं है कि एनजेसी 2014 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। सबसे पहले एनजेसी के बारे में 1982 में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस पीएन भगवती ने सजेशन दिया था। जस्टिस पीएन भगवती का कहना था कि ऑस्ट्रेलियन जुडिशियल कमीशन की तर्ज पर इंडिया में भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए एक कमीशन होना चाहिए। उसके बाद 1987 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए एक सजेशन दिया था और सजेशन देते हुए कहा था कि एक कमीशन बनाया जाना चाहिए जिसको हेडेड बाय सीजेआई होना चाहिए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके हेड होंगे और उनके अलावा इसमें 3 जजेस इंक्लूडेड होने चाहिए और ये 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के हो सकते हैं। उसके अलावा इस इंस्टीट्यूशन में, इस कमीशन में एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए और एक एकेडमिशियन होना चाहिए, कोई जो लॉ का प्रोफेसर हो या जिसके पास बहुत बेहतरीन नॉलेज ऑफ लॉ हो, और उसके साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
और लॉ मिनिस्ट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव इस कमीशन में होना चाहिए। तो इसी क्रम में 1990 में लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक बिल लाया गया था, लेकिन 1990 में लोकसभा डिसॉल्व हो जाने की वजह से ये बिल वहीं पर रुक गया और उसके बाद इस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। तो इसके बाद 2014 में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करके इस बिल को पास किया था और इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 124 क्लाउज 2, आर्टिकल 127 एंड आर्टिकल 128 को अमेंड किया गया था और उसके साथ साथ आर्टिकल 124A, 124B और 124C को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि इन 3 न्यू आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। तो अब हम बात करते हैं अबाउट आर्टिकल 124 क्लाउज 2 की। तो इस आर्टिकल में अमेंड करते हुए कहा गया कि प्रेसिडेंट एनजेसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकता है और इसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस से किसी भी तरह के कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद 124A में अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनजेसी को बताया गया। तो इसके बारे में बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन और इनके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ दैट कमीशन। इसके साथ जो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे वो इसके मेंबर होंगे और 2 एमिनेंट पर्संस को नॉमिनेट किया जाएगा एक कमिटी के थ्रू और इस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। और अगर इन केस कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है उसका कोई लीडर इस कमिटी में शामिल होगा। और इसमें एक कंडीशन भी लगाई गई कि जो 2 मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे इनमें से एक मेंबर जो है वो SC, ST, OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना चाहिए और एक मेंबर कोई भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट या कोई एक एकेडमिशियन हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 124B। तो इसमें फंक्शन ऑफ एनजीसी को डिफाइन किया गया और आर्टिकल 124C में प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट टू बी रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट के बारे में बताया गया, यानी कि जो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसको लेकर पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, ऐसा मेंशन किया गया था आर्टिकल 124C में। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की, जिस केस में इस एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर किया था। तो आखिर किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया था, तो हम उन 2 की पॉइंट्स की इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को जो ऑब्जेक्शन था वो था ऑन सेक्शन 5(1) ऑफ एनजेसी एक्ट 2014। क्योंकि इसमें एक लाइन कही गई थी कि प्रोवाइडेड द सीनियर मोस्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज CJI टू कंडीशंस बीइंग कंसीडर्ड फिट टू होल्ड ऑफिस, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा अगर वो फिट होगा CJI के ऑफिस को संभालने के लिए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए अगर वो फिट होगा तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। तो इसी पर ऑब्जेक्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि ये जो टर्म फिट यहां पर यूज किया गया है ये सीनियरिटी को बाईपास कर देगा, क्योंकि इस टर्म को कहीं भी पूरे एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया और इसको अपनी मन मर्जी से कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा, यानी कि सीनियरिटी की ऐसी केस में वैल्यू नहीं रह जाएगी और फिट कौन है ये कौन डिसाइड करेगा इसके बारे में कोई पैरामीटर्स या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें डिफाइंड नहीं है। तो इसके मिसयूज होने की बहुत संभावना है और इस तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में एक तरीके की दखलंदाजी होगी और ये इसलिए कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था सेक्शन 6 क्लाउज 6, क्योंकि इस सेक्शन में 2 मेंबर्स ऑफ कमीशन को वीटो पावर ग्रांट किया गया था, यानी कि 2 मेंबर्स मिलकर अगर किसी भी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं तो उस कैंडिडेट के नाम पर फिर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 6 में से 2 मेंबर्स एक रीजनेबल स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे। हालांकि इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ओपिनियन ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जा सकेगा, लेकिन 2 मेंबर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट को डर था कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें जैसे कि पहले बताया गया कि 2 मेंबर्स को जो कि एमिनेंट पर्संस होंगे उनको इस कमीशन में मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यही था कि ये जो 2 एमिनेंट पर्संस की बात की गई है इनके कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कोई भी इसमें रूल्स नहीं बनाए गए, यानी कि उनका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया। ऐसे में ये 2 मेंबर्स कौन होंगे ये तय वो कमेटी करेगी
तो इस तरीके से पॉलिटिकल इंटरवेंशन इस जजेस के अपॉइंटमेंट में बढ़ेगा और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए एक थ्रेट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एमिनेंट पर्सन की क्लाउज को कंप्लीटली अनवेग और अनडिफाइंड माना और इसकी वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए वॉइड कर दिया। हालांकि इन दो मेंबर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्लाउज इसमें यह था कि ये दोनों ही मेंबर्स का टर्म 3 इयर्स का होगा, यानी कि एक फिक्स टर्म होगा और उसके बाद इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन न होने की वजह से इस पर असहमति जताई और इसको कहीं ना कहीं एक थ्रेट मानते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो इस तरह से इन रीजंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 124 क्लाउज 2 को और आर्टिकल 124 ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और इन दोनों आर्टिकल्स के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की वजह से फिर ये एक्ट अस्तित्व में नहीं रह सकता था, या इसलिए इस एक्ट को कैंसिल किया गया, यानी कि रिपील किया गया। तो अब आगे देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट एनजेसी में किसी तरह का कोई बदलाव लाकर इसको रीइंट्रोड्यूस करेगी या दोबारा से इसी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसी एक्ट को पारित करवाने की एक कोशिश की जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो उस पर जुडिशरी का क्या रिएक्शन होगा। तो आपको इस मुद्दे पर आपके विचार क्या है, आप कितना सहमत है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से, या आप कोलिजियन सिस्टम में किस तरह की बदलाव चाहते हैं, प्लीज इस पर अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।